सब लोग 11th क्लास के हो? ये तो 8th क्लास का लग रहा है भाई। मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, आंसर मैच हो गया, उसके बाद इंस्टा चलाने चला जाऊंगा, यूट्यूब चलाने चला जाऊंगा। सो आप कराते हो वो तो मेरे हो जाते हैं, बट अगर मैं घर पे उन्हें दोबारा करने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे नहीं होते हैं। अभी हमारा 2 महीने का गैप रहेगा 11-12 के बीच में, तो उसमें सर हम क्या क्या करें कि हमारी 11 सीधे बेस्ट हो जाए। आपका नाम? आयुषी। क्योंकि स्कूल को भी टाइम देना है, पीडब्ल्यू को भी टाइम देना है। कहीं और भी तो टाइम नहीं देना है ना? नहीं नहीं सर। स्कूल की जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है और जेई की जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसमें बहुत अंतर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स को पढ़ते हैं फिजिक्स के, याद रखना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मतलब पहले नज़र भी नहीं मिला पाता था मतलब मैम से, अब नज़र मिला पा रहा हूँ आपकी वजह से। तो नजरें केवल मैम से ही मिलाता है तू? कैसे हो? हाँ अब आ रही है। अब बताओ कैसे हो? बढ़िया, बड़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है भाई सबके अंदर। कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? बढ़िया चल रही है। सब लोग 11th क्लास के हो? सारे के सारे? अरे बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत मजा आने वाला है आज, है ना? कद्दू गैंग, एक बार फिर से बोलना, कितने कद्दू गैंग वाले कितने लोग यहाँ पे? ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं पीछे बैठ लेता हूं भाई। हम, आपका नाम? आयुषी। प्लीज ये मत कहना कि एक इत्तेफाक है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा नाम श्रीमयी है। हाँ हाँ बताइए मैम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू बेटा। तो मेरा ये डाउट था कि मैं स्कूल गोइंग हूँ, तो ऐसे स्कूल को हम ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, पर तुम्हारे मास्टर ने सीरियसली ना लिया तो तुम क्या लियोगे? जब मार्क्स थोड़े लो आते हैं तो डिसअपॉइंटेड फील होता है खुद में कि स्कूल में ही मार्क्स नहीं आ रहे तो जेई कैसे होगा, और कंपैरिजन भी होता है टॉपर्स के साथ कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे उतने नहीं आ पा रहे हैं। मतलब जेलसी नहीं, बट थोड़ा सेल्फ डाउट आता है, तो उससे कैसे कोप अप करें? देखो, जो तुम्हारे साथ जो तुम्हें फील हो रहा है सेम मुझे भी फील होता था, और मैंने आपको बताया भी था बैच में कि जो स्कूल में पहला साइकिल टेस्ट होता है ना, मेरे उसमें 20 में से कितने नंबर आए थे? 2 नंबर आए थे भाई साहब। यूनिट एंड डायमेंशन पूछा था मैडम ने, ठीक है, ये पूछा था डिराइव द फॉर्मूला। अब उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी मुझसे गलती हो गई, एक भी आंसर मेरा सही नहीं था, सब में उन्होंने आधा आधा नंबर एक बटा ऐसे कॉपी फेंक के मारी थी, ठीक है। तो नंबर तो मेरे आए थे 2 नंबर। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, स्कूल में आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। स्कूल में, स्कूल की जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है और जेई की जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ में कंपैरिजन करना ही नहीं है। इनफैक्ट मैं भी जब अपने 11th क्लास में था तो हर स्कूल में क्या होते हैं ना, कुछ टॉपर्स होते हैं जो बचपन से टॉप करते आ रहे होते हैं, उनके ऊपर पूरा एक ना कैप लगा होता था कि इस साल भी ये टॉप मारेगा, पिछले साल भी इसी ने टॉप मारा था, उससे पिछले साल भी इसी, ये बचपन से टॉपर है। ऐसा होता है नहीं होता है? अरे बोल यार। तो हमारे साथ भी ऐसा था कुछ टॉपर थे भाई साहब, श्योर थे कि इनके भाई साहब इनको तो टॉप करना ही करना है। मेरा स्कूल सडनली चेंज हुआ था। मैं पहले नवोदय विद्यालय में था, उसके बाद में जो है टैगोर पब्लिक स्कूल में गया था 11th क्लास में। तो वहाँ भी सब एकदम ग्रुप था टॉपर का, ये फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। थर्ड वाला कितनी मेहनत कर ले वो थर्ड ही आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, ये सब सेट था। तो मेरे स्टार्टिंग में मार्क्स कम आए, ये बात सच है। हाफ ईयरली में ओके है, ये बात सच है। लेकिन जब 11th क्लास का जब एंड फेज था ना, तो सब लोग देख रहे थे कि भाई साहब हाईएस्ट किसके, हाईएस्ट के टॉपर के हाईएस्ट कितने। मेरे को याद है टॉपर के हाईएस्ट गए थे उस टाइम 79, फिर दूसरे टॉपर के उसके गए थे 75, तीसरे टॉपर के उसके गए थे कुछ 78। सर ने इस प्रकार से जो है 73 सर ने मार्किंग थोड़ी टफ करी थी। और मैं भाई साहब उसमें थोड़ा खुराफाती टाइप का था। मुझे याद है मैं लैब में प्रैक्टिकल चल रहे थे, प्रैक्टिकल बाद में होते थे, एग्जाम हमारे पहले हो गए थे, बताया था मैंने। तो भाई साहब सर आए हमारे बड़े गुस्से में, और सर आके बोले कि सलीम कौन है। तो हाँ, उसमें क्या था, 11th क्लास में अपन को एक प्रोजेक्ट जमा करना था, और मैं इस मामले में इतना मक्कार था कि मैंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया नहीं था। तो मैंने जो लैब वाले भैया थे उनके साथ सेटिंग कर ली थी। मैंने कहा भैया काम करो, पिछले साल का कोई मुझे दे दो लैब रिकॉर्ड वगैरह, मैं एज इट इज छाप के एज इट इज जमा कर दूंगा। और जज सर आए एकदम गुस्से में, सलीम कौन है, एकदम मतलब गुस्से, मतलब सीरियस थे थोड़ा। मुझे लगा भाई जब पकड़ा गया।
ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या जवाब दूंगा, और जैसे ही आगे उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स हैं, कुछ 94 95 के आसपास मार्क्स थे। तो तब तक मेरी स्कूल में जो इमेज थी वो ये ऐसी थी, वैसे तो मुझे पता था मैं ठीक ठाक बच्चा था, ठीक है, लेकिन वो नया स्कूल था ना, तो सब तक स्कूल में मेरी इमेज ऐसी थी कि यार ये जो है पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो पास भी नहीं हो पाएगा ठीक से। बैक ऑफ द माइंड मेरे को मालूम था कि मैं क्या हूँ, सही बात बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करते रहता था, और सारी क्लास के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली है, अरे ये क्या हो, चेक तो कर लो कि दूसरा तो नहीं है भाई, ठीक। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि बिल्कुल भी जज नहीं करना। उस एग्जामिनेशन मैंने क्या किया था मैं ये भी बता देता हूं आपको। उस एग्जामिनेशन में जितना मुझे आता था सब मैंने बढ़िया तरीके से जमा के ये मान के चला कि भाई साहब एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, वो मैंने सब कुछ कॉपी में बढ़िया तरीके से मैं लिख के आ गया था, बढ़िया हैंड राइटिंग के साथ। हैंड राइटिंग मेरी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, बढ़िया एकदम। लाल पेन तो यूज नहीं करते थे, नीला पेन और ब्लैक पेन 2 पेन यूज किया करते थे, बढ़िया तरीके चमचमाते तरीके से हर एक चीज डेफिनेशन पूछ रहे हैं बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से, हर एक चीज में बहुत अच्छे समझा के आया था, ये मान के कि भाई साहब सामने वाला जो एग्जामिनर उन्हें कुछ भी नहीं आता। और 2 चीज और फालतू लिख के आया, 2 चीज, कोई भी चीज पूछ रहे हैं उसमें 2 चीज और फालतू लिख के आ गया। जो भी आप जानते हो, जो भी आपको नॉलेज, आपको लगा यार ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन 2 लाइन और लिख दी ताकि उसमें थोड़ी सी और उसकी सुंदरता बढ़ जाए हमारे जवाबों की। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बोलूंगा, बेटा इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है अगर आपके स्कूल के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि ये मैटर नहीं करेंगे। आप लोग भी जानते हो ये मैटर नहीं करेंगे। जेई की प्रिपरेशन अलग है, स्कूल के मार्क्स की अलग है। स्कूल में मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रेजेंट करना होता है, कैसे लिखना होता है, कैसे अपनी बातों को अंग्रेजी में ढाल के लिखना होता है, किस प्रकार से यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर। कल आपको वहां पे करके दिखाना पड़ेगा। आपको कोई फॉर्मूला लिख रहे हो आप, तो ये नहीं कि आप फॉर्मूला लिख के सपोज आपने सवाल छोड़ दिया, आप लिख रहे हो भाई साहब सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक म्यू आई अपॉन 2r होती है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा हियर आई इज अ करंट, ठीक है, आर इज अ रेडियस, आर रेजिस्टेंस नहीं है। आप आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा एट द लास्ट हुआ ये कि बोलना नहीं चाहिए, जितने भी मेरे स्कूल के जितने टॉपर थे उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे साथ साथ जितने भी मेरे आसपास के 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो सारे स्कूल में एवरेज परफॉर्मर ही थे, ठीक है। तो यहां से ये बात निकल के आती है कि आपके सिलेक्शन के लिए, जेईई एडवांस में सिलेक्शन के लिए, ये इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपके स्कूल में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो उसका लोड मत लेना, बिल्कुल भी लोड। आपकी जर्नी टोटल अलग है। स्कूल में मार्क्स लाने के लिए अगर आप लाना ही चाहते हो तो 4-5 बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो सर आपको पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स, क्योंकि आपकी कॉपी कौन चेक करेंगे? वही सर चेक करेंगे। तो जब वही सर चेक करेंगे तो भैया जाहिर सी बात है, अगर उन्हीं के नोट्स एज इट इज आप वहां पे लिख के आ जाओगे तो सर को बहुत अच्छा लगेगा। सर पढ़ते के साथ ही एकदम नंबर देते चले जाएंगे। आरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ठीक है 19-20 मार्क्स कम आ भी रहे हैं तो कोई है, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस इतना ले आओ 70-80% मार्क्स लेके आ जाओ स्कूल में, वो तुम्हारे मोर देन सफिशिएंट। बोल बेटा। अभी मैं मतलब 11th क्लास में हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर 12th में आने वाला हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और उसके नेक्स्ट ईयर मेरा जेईई एडवांस का एग्जाम भी है और मेंस का भी है। सर अभी क्या कहता है, एक्चुअली मैं मेंस के क्वेश्चन कर रहा हूँ, सो आप कराते हो वो तो मेरे हो जाते हैं, बट अगर मैं घर पे उन्हें दोबारा करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से नहीं होते हैं। सो मतलब इसके लिए मैं क्या करूँ आगे? बहुत बढ़िया, ये कॉमन, बैठ जानी चाहिए आराम से। ये कॉमन सा चीज है जो काफी बच्चों के साथ होता है कि सर क्लास में तो सवाल हो जाते हैं, लेकिन क्लास के बाद घर पे जब बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन कम बनते हैं या उतने नहीं बनते जितने क्वेश्चन क्लास में बनते हैं। यही है ना? ठीक है। जब भी कभी आपको कोई भी ऐसा सवाल देखने के लिए मिले जो आपसे नहीं बन रहा है, कुछ 4-5 बातों का ध्यान रखें। आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, जो गिवन है वो बेटा एक बार लिख लें, ठीक है। जब तक आप जो गिवन चीज है वो नहीं लिखोगे ना, तब तक सवाल आपको दिखेगा नहीं। पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज, जब जो गिवन चीज आपने लिख ली है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल ऐसा था जो हम लोगों ने क्लास में किया था, कौन सा फॉर्मूला ऐसा था, मान के चलिए क्या पता फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल हो, जो उससे रिलेटेड, वो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। जैसी जो गिवन चीज है तू अपने सामने लिख लेगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल तेरे को याद आएगा, तेरा दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। यार ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा है। तो पहला स्टेप तो होता है ये वाला। उसके बाद भी सपोज बाई चांस तुझे क्लिक नहीं कर रहा है तो भैया मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलूंगा, अगर तुम मुझसे पढ़ रहा है तो इतने 6-7 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो बस एक बार क्लास नोट्स खोल के देख लेना, उससे मिलता जुलता सवाल मैंने कहां कराया था, या उससे मिलता जुलता या वो सवाल मैंने कहां कराया था। जैसे तू क्लास नोट खोल के देखेगा तुझे अपने आप दिख जाएगा, यार ये था, यार यहां मुझसे गलती हो रही थी।
आ रही बात समझ में? और उसको उस मोमेंट पे पढ़ना नहीं है। गलती यहां होती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स को पढ़ते हैं फिजिक्स के। याद रखना, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप नोट्स को पढ़ोगे ना तो ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे कि क्लास में टीचर समझा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन छुपा के रफ कॉपी निकाल के पेन कॉपी पे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे तब आप समझोगे कि सवाल समझने के आने के बाद भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी सवाल में जिससे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है कभी कभी। सवाल कितना आसान होता है, कभी कभी हम लोग भी गलती कर रहे होते हैं, फिर बाद में आप बोलते हो अरे सर वो जो है ना वो मीटर दे रखा है आपने सेंटीमीटर में रख दिया। मैंने अरे यार गलती हो गई, ठीक है। अरे सर वो देखो जो है वो करंट की वैल्यू दे रखी, आपने आई की वैल्यू आपने कुछ और वैल्यू पुट कर दी। तो ये भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल हमको दिख जाता है कि सवाल ऐसे होगा, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं फिर आंसर ही नहीं आ रहा है। फिर बाद में समझ में आता है यार डेटा गलत पुट कर दिया, यूनिट में गलत पुट कर दिया, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों से बेटा होकर गुजरने के लिए आपको क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए ना कि यार इसमें मेरे को ये करना है और ये करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो उसके बाद भी उसको वहां पे छोड़ना मत ये सोच के कि तो आ ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ये रहा पेन, ये रही कॉपी, तो रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके लास्ट तक आंसर निकाल के दिखा। हमारी बात समझ में? क्योंकि जब लास्ट तक आंसर निकालोगे तभी तो वैसे आप आंसर टिक करोगे ना। एग्जाम में यही तो होता है। एग्जाम में सवाल देखते काफी बच्चे ऐसे इनके साथ काफी बच्चों के साथ ये इशू होता है कि सर सवाल देखते समझ में आ गया ऐसे होगा, लेकिन करने गए तो पता चला आंसर ही नहीं आ रहा है। क्यों? पता चला कभी गलत फॉर्मूला पुट कर दिया, कभी गलत डेटा पुट कर दिया, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, पूछा कुछ और था निकाल कुछ और दिया। हमारी बात समझ में? तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर कभी ऐसा हो तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। लिखने के बाद उससे मिलता जुलता कोई आर्टिकल जो हमने क्लास में किया हुआ है वो एक बार देख लो, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है वो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। और उसके बाद अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो भैया जो सवाल उससे मिलता जुलता मैंने क्लास में कराया है, और ये इस बात की गारंटी है डेफिनेटली कराया होगा, ठीक है। हमने कुछ छोड़ा नहीं है बेटा, कुछ भी क्लास में नहीं छोड़ा है। बेसिक टू एडवांस लेवल का हम लोग कवर कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। फिर वो आर्टिकल, फिर वो क्वेश्चन आप देखो, उससे मिलता जुलता सवाल हमने कौन सा किया है, और फिर उस क्वेश्चन को एक बार पूरे तरीके से सॉल्व करो, और फिर वापस आप उस क्वेश्चन को करो दोबारा से, ठीक है। और हाँ, स्टार वो डाल देना कि ये मेरी कमजोरी है, ये मैं भूल गया था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सवाल समझ में आ गया और आप भूल गए, फिर आपको याद आता भाई यार ये तो भूल गया था मैं, तो उसको स्टार जरूर डाल दो, क्योंकि अगर आप एक बार भूले हो तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि आप दोबारा भी उसको डेफिनेटली भूलोगे, डेफिनेटली भूलोगे। और बताओ, अच्छा तुम कुछ मेमोरी बताओ यार क्लास की। चलो एक थोड़ा सा मेमोरी सेशन लेते हैं, ठीक है। समोसा आया है क्या? समोसा है क्या? कोई लेके आया क्या समोसे? बिक्स लेके, अरे लाओ यार बिक्स लेके आओ यार। अरे भाई लेके लो बिक्स लाओ यार भाई। अरे वाह बहुत बढ़िया, लाओ भाई बिक्स लेके आओ भाई। हाँ ले आ एक एक करके। मैं इसे ओपन कर लूं? बोलो क्या होगा इसमें? विक्स पेन तोड़ दो। पेन तोड़ दो। और इसमें बिक्स है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, एक और आ जाओ। इसको भी रख लेते हैं। ये क्या है? बिस्किट। आपके एक बारी गुड सर आपके एक बार ना क्लास में ना गुड्डे का बिस्कुट ना नीचे गिर गया था, जब आप फिनाइल लगा हुआ था नीचे तो आपने खाया नहीं था। आपने बोला फिनाइल लगा हुआ है नीचे, अब नहीं खाऊंगा मैं। सर इसलिए मैं लाया हूँ सर। इससे पता चलता है ये सब बच्चे लाइव क्लास अटेंड करते हैं, है ना। ये रेगुलर है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अंशु है ना, आप कहां से हैं? सर दिल्ली से। थैंक यू सो मच। ये बिस्किट भाई साहब ये तो मैं कई दिनों तक चलाऊंगा। थैंक यू बेटा। अरे वाह, फॉर सलीम सर, अंशु अर्जुना जी 2026। थैंक यू सो मच बेटा। चलो आगे बढ़ाते हैं इस चीज को हम लोग। हाँ तो सर मेरे साथ क्या हुआ था, अभी सितंबर टू दिसंबर मेरा बहुत ऐसा लो पॉइंट चल रहा था, जब मेरे को थोड़ा टेंशन वेंशन हो गया था, क्योंकि किस बात का टेंशन? AITS हुआ था, AITS में मार्क्स नहीं आए। देन स्कूल का पेपर हुआ हाफ ईयरली, उसमें मार्क्स नहीं आए। AITS में कितने मार्क्स आए? अरे बता दो, सबके इतने ही हैं, टेंशन ना लो। AITS 1 में 80 आए थे। 80 मार्क्स टोटल? कितने में से? 300। 300 में से 80, तो इसका मतलब हो गया आपके 25 से 30%, है ना। 27%, हाँ 26.8%, हाँ। तो मतलब स्कूल में भी फिर मार्क्स सही तो बोला यार। 26.80 तो जाएगा ना, या इसको और कम करूं, ऐसा बोलूं 26.78? हाँ। स्कूल में भी मार्क्स नहीं आए थे। एंड देन पेरेंट्स ने भी थोड़ा एज अ कंसर्न बोला था कि शुरू से ही मतलब थोड़ा एक
एकेडमिकली अच्छा था, तो अब क्या हो गया? तो अब जैसे 12th हमारी शुरू होगी, स्कूल गोइंग हूँ मैं, तो कुछ आपकी तरफ से ऐसी टिप्स जो मेरे को ध्यान रखनी चाहिए ताकि मेरी 12th जो है वो थोड़ी स्मूथली जाए, क्योंकि हमारे जब पेपर्स होते हैं, जैसे अभी भी मेरे पेपर्स चल रहे हैं, तो कुछ लाइव सेशंस ऐसे होते हैं जो छोड़ने पड़ जाते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतनी नहीं हो पा रही है क्योंकि स्कूल को भी टाइम देना है, पीडब्ल्यू को भी टाइम देना है। कहीं और भी तो टाइम नहीं देना है ना? नहीं नहीं सर नहीं, मैंने मतलब सब मेरे कुछ कहने छोड़ का दिया। मतलब है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी टाइम देना होता है, इंस्टाग्राम रील पे भी Instagram टाइम मैंने देना delete होता कर है। दिया। हैं? इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, क्रिकेट देखती थी वो भी बहुत कम हो गया। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा यूट्यूब पे भी टाइम देना होता है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम स्कूल की 4-5 लड़कियां हैं, वहाँ भी टाइम देना ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सर एक दोस्त है, मैं सच बता रही हूँ, एक दोस्त है बस, उसी से बस वो 15 मिनट की बात होती है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। बस वही टाइम है जो अच्छा, मैं वही टाइम उसके है। देती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना तो यार चलता है भाई, एक दोस्त का 4-5 दोस्त तो होने चाहिए यार। ठीक है, बस ये है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि 2-2, 3-3 घंटा आपका वेस्ट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 15 मिनट 20 मिनट तो यार हम सोशल लोग हैं, बिना जब तक अभी किसी दोस्त को परेशान ना कर लें, उसको छेड़ ना लें, ठीक है, उसकी लेग पुलिंग ना कर लें, ठीक है, उसको जो है अगर वो गुस्सा है तो उसको मना ला लें, है ना, या उसके साथ हंसी मजाक ना कर लें, तो तब तक जाहिर सी बात है मज़ा तो नहीं आता है, ना पढ़ने में मजा आएगा ना जिंदगी जीने में मजा आएगा, है ना। आप बैठ जाओ। तो सबसे पहले बात आती है देखो AITS की। ठीक है, AITS का फुल फॉर्म ही है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट आपका ऐसा नहीं है कि आपके साथ बस केवल आपके बैच के बच्चे बैठ रहे हैं, या आपके साथ केवल आपके स्कूल के या आपकी क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं। मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, जब भी कभी AITS होता है बेटा, ये पेपर बनाने वालों की ये सोच होती है कि पेपर मेरे को टफ बनाना है। ठीक, क्योंकि अगर आसान पेपर बना दिया तो सबके मार्क्स आ जाएंगे, तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब कहां पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि AITS इज डिफरेंट। AITS अलग है। AITS में क्या है कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बैठते हैं, ज्यादा बच्चे बैठते हैं, तो क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले ही एग्जामिनर के दिमाग में ये उसका माइंडसेट होता है कि पेपर मेरे को टफ बनाना है, मेरे को पेपर आसान नहीं बनाना है, एक भी सवाल मुझे आसानी से नहीं देने। पहली चीज, क्योंकि तभी पता चल पाएगा क्लास के अच्छे बच्चे कौन हैं, या इस स्टेम पे अच्छे बच्चे कौन हैं, और एवरेज परफॉर्मर कौन है। तो उसमें आप AITS में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 80% मार्क्स ला रहे हो, 70% मार्क्स ला रहे हो, 90% मार्क्स, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो या तो पेपर बाकी बहुत आसान है, हरी बात समझ में, या फिर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, जो कि आमतौर पे देखा नहीं जाता है। तो AITS में जो मैं अपना पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस का डेटा अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो मैंने ऐसे बच्चों को भी IIT में सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनका परसेंटेज 20% हुआ करता था। कब किसी के 20% मार्क्स आए, कभी 30% आए, कभी 40% आए। AITS में कभी 35% आए, और वो बच्चे IIT में सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो AITS को आप ये मत सोच के चलिए कि जैसे आपके 10th में मार्क्स आए थे या जैसे आमतौर पे मार्क्स आते हैं वैसे ही आपके हो जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, अगर आप बिलो 10% हो AITS में, या बिलो 15% हो, तो फिर भाई साहब प्रॉब्लमेटिक है। अगर 10% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपको वाकई मेहनत करने की जरूरत है। 15 से ऊपर नीचे आ रहे हैं तो एक बार ये जरूर देख लेना कि बाकी लोगों के भी तो इतने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी बच्चों की भी है, वो है तुम्हारी एक तो 11th वेस्टेड, ठीक है, और दूसरा है आपका ये 11th सेव्ड वाले बच्चे सारे के सारे। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, बात कर लेते हैं 11th वेस्टेड वाले बच्चे। वैसे अगर ये वीडियो कहीं जा रही है तो मैं आपको बताती हूँ जितने बच्चे हैं ये 11th सेव्ड वाले बच्चे हैं। तो अगर आपकी 11th वेस्टेड है तो इन 2.5 महीने का बढ़िया तरीके से आप उसका यूटिलाइजेशन करो। एक डायरी लो, सारी उसमें लिस्ट बनाओ, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपके बहुत ज्यादा कमजोर हैं, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मॉडरेट कमजोर हैं, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जो अच्छे से आते हैं बढ़िया से उनके नोट्स को रब कॉपी प्रैक्टिस कर लो, जो नहीं आते हैं उनको बढ़िया तरीके से तैयार करने का इससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, जो मैं बता रहा हूं अभी फरवरी और मार्च। क्योंकि जैसे ही आप 12th क्लास में पहुंचोगे ना, बिलीव मी, ये प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप 12th पे फोकस करोगे। 12th का सिलेबस अपने पेस में चलेगा बिल्कुल। आपका अप्रैल में सिलेबस स्टार्ट होता है जनवरी का 11th क्लास का, लेकिन खत्म होता, सॉरी, अप्रैल में आपका सिलेबस स्टार्ट होता है लेकिन खत्म होता है जनवरी फरवरी में, है ना। लेकिन 12th का अप्रैल में स्टार्ट होगा तो खत्म होगा नवंबर में। और ये हमारे यहाँ नहीं, सब जगह ही होता है, सब जगह ही होता है। कहीं अक्टूबर में खत्म हो जाता है, कहीं नवंबर में खत्म हो जाता है। इसका मतलब स्पीड मेंटेन रहेगी वहां पर, तो वहां पर आपको वापस 11th सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इस बात को समझ जाना, क्योंकि रोजाना आपकी क्लास हो रही होगी। अगर आप 11th सुधारने के लिए अलग से टाइम निकालने की कोशिश करोगे तो 12th छूट जाएगा। और उसके साथ साथ आपको स्कूल पे भी फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड देना है आपको, प्रैक्टिकल्स पे भी फोकस करना है, और स्कूल की थोड़ी बहुत अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये समझ जाना कि अप्रैल से पहले अगर आपने 11th क्लास को अच्छे तरीके से नहीं किया तो अप्रैल के बाद
11th क्लास को भी ठीक करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है, इसी टाइम पर आप अपने 11th क्लास के जितने तुम्हारे बैकलॉग हैं वो अपने बैकलॉग कवर करो। अब बात आती है कि सर कैसे कवर करें सर। अब जैसे कि मान के चलो जो रोटेशन वाला चैप्टर है वो तो सर 20 लेक्चर का चैप्टर है, 20 लेक्चर कहाँ से देखूं मैं, ठीक है। अगर देख सकता है, हो सकता है कि तुम में से सब 20 लेक्चर के बैकलॉग ना हो, किसी के 4 लेक्चर के हो, किसी के 3 लेक्चर के हो, ठीक। अगर हो सकता है तो डेफिनेटली आप करो, उससे क्लास से ही कर लो अगर हो पाए तो। और अगर उतना समय नहीं है तो ये तुम्हें पता ही है, बहुत सारे रास्ते हैं बैकलॉग कवर करने के। आप चाहो तो हमारे जेई वाला चैनल पे जाके 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, आप वहां से कवर कर सकते हो, वहां भी वही कंटेंट होता है ऑलमोस्ट। और आप चाहो तो अभी जैसे हमारा रीस्टार्ट बैच गया है ना, तो रीस्टार्ट बैच का भी आप वहां से फायदा ले सकते हो। आप वहां पर भी, क्योंकि उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नंबर ऑफ ड्यूरेशन, नंबर ऑफ लेक्चर बड़े बड़े नहीं होंगे, इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि आप वहां पे कवर कर पाए, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हो, लेकिन आप कवर कर लेना। आ रही बात समझ में? सबसे बेस्ट टाइम मैं बता रहा हूं, देख फरवरी मार्च यही सबसे गोल्डन टाइम है। अगर किसी की 11th सेव्ड भी है ना, 11th बढ़िया है ना, मैं उसको भी बोलूंगा कि एक बार फिर से इसको रिवाइज जरूर कर लेना, एक बार सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस के सारे पीवाईक्यू लगा जरूर लेना। आ रही बात समझ में? क्लियर है? एक बार नोट्स बढ़िया तरीके से, जिन बच्चों के 11th बहुत बढ़िया है मैं उनसे भी बोलूंगा, बढ़िया है ना 11th, तो एक काम कर, सारे नोट्स एक बार आपको प्रैक्टिस कर ले। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक चैप्टर के लिए 2 से 2.5 घंटा चाहिए मैक्सिमम, 3 घंटा चाहिए एट मैक्स, ठीक। एक बार जेईई एडवांस के पीवाईक्यू निकाल लेना और सारे धड़ाधड़ सॉल्व करते चले जाना। जेईई एडवांस के 50% भी पीवाईक्यू कर लेना तो बहुत अच्छा जा रहा है। अगर बर्बाद है तो भी करना है, और अगर अच्छी है तो भी आपको रिवीजन करना है। ठीक है भाई साहब? ठीक है, चलो और बताओ। ठीक है, अच्छा मेरे को एक सवाल का जवाब दो सारे बच्चे, ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है। एक बार फिर से शुरू करते हैं। अर्जुना बैच में आप लोग बिल्कुल सिंसियर हो, कनेक्टेड हो, पक्का? जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू कितने आपसे बन जाते हैं क्लास अटेंड करने के बाद? ऑलमोस्ट बन जाते हैं। मैं 70% मान लूं, मैं ऑलमोस्ट नहीं मानना ऑलमोस्ट का मतलब तो 90% हो जाता है, मैं 70% तक मान लूं बन जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में बच्चा मुश्किल से 35% बना पाता है खुद से, 35 से 40%, एक एवरेज बच्चा। तो कहां से तुम्हारी प्रिपरेशन जो है तुम्हें ऐसा लग रहा है? वैसे तो तुम्हें लग नहीं रहा है, लेकिन आप खुद सोचो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। नेक्स्ट, रियल टेस्ट सीरीज जब भी देने जाते हो, AITS जब भी देने जाते हो, क्या आपको दिखता है क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन वहां पर हैं? जबकि मैंने पेपर देखा भी नहीं होता है, मुझे तो पता भी नहीं होता है पेपर, क्योंकि हम लोग क्लासेस में इतने बिजी रहते हैं, इतने बैचेस होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं आता किसका रियल टेस्ट सीरीज हो गया, किसका जो है हमारा जो है AITS हो गया। वहां पे आपको क्वेश्चन दिखते हैं क्लास नोट्स के? दिखते हैं। आपको मेन एग्जामिनेशन जेईई एडवांस में भी दिखेंगे। आ रही बात समझ में? वहां भी दिखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं तुमको बहुत बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है, उसी कंटेंट को पकड़ के अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट करो, अच्छे तरीके से अपने दिमाग खोलो कि भाई साहब सर इस तरीके से फिजिक्स को देखते हैं तो मैं भी फिजिक्स को ऐसे ही देखूंगा। तू देखना मेन एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही होगा, 50% क्वेश्चन तो तेरे को ऐसे मिलेंगे जो तेरे करे हुए आएंगे, तुझे बस उसको कुछ नया नहीं सोचना पड़ेगा उस सवाल में। तू कहेगा भाई साहब एक काम करता हूं, पहले ये कर लेता हूं, ये तो हमारे करे हुए सवाल आ गए, तू देखना तेरे साथ भी होगा ऐसा। ठीक है, अच्छा आप में से कितने लोग HCV लगाते हैं? बहुत बढ़िया, HCV लगा रहे हो? बनती है, सॉल्व करते हो? हाँ बनती है, क्वेश्चन बनते हैं उसके? पक्का? ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊं कि आप क्लास बढ़िया तरीके से अटेंड करोगे तो सारी चीजें डेफिनेटली आप करके ले जाओगे। मेरा भी ऐसा मानना है, क्योंकि मैं क्लास में उस हिसाब से पढ़ाता हूं कि आपके HCV के क्वेश्चन बन जाए, आप मार्केट की कोई भी किताब अगर कर रहे हो सॉल्व, उसके भी क्वेश्चन बन जाए, जेईई एडवांस के भी बन जाए। और मेंस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम ही बता दो मेंस का क्या स्टेटस है भाई? 95 तक बन जाते हैं, है ना? 95 तक बन जाते हैं, पक्का? पक्का? तो वो 5-10% वो होता ही है सवाल में। कभी कभी मेंस वाले सवाल भी अच्छे पूछ लेते हैं और कभी कभी सवाल में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। मेंस में हमेशा ऐसा होगा कि 2-4% सवाल ही थोड़े से इनसफिशिएंट डेटा के होंगे या अजीब सा पूछ लेगा, या भी सवाल अच्छे होंगे। तो बेटा अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मेंस में सिलेक्शन तुम्हारा 60% पे आ जाता है। 60% पे तुम्हारी 99% आ जाती है। 60% पे 300 का 60% होता है 180। अगर कुछ ज्यादा पेपर बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा आसान नहीं हुआ तो ऑन एवरेज 180-190 के बीच में आपकी 99% हर साल आ जाती है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। तो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां। चल और बताओ। सर सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा हाँ। कि हम क्लास में थे एंड आपने क्वेश्चन पे लिखा था कि ये जेईई एडवांस एक्सपेक्टेड है, हाँ। एंड वो सेम क्वेश्चन हमारी रियल टेस्ट सीरीज में आ गया था एंड वो मेरा सही हुआ। अरे बहुत बढ़िया यार।
और देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो जेईई एडवांस 2026-27 में आएंगे और मैंने उस पर एक्सपेक्टेड लिखा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई साहब हो ऐसा, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा भी होगा। हाँ, एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमें आती है, ये चीज़ हमें आती है, ये चीज़ हमें आती है, पर जैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फिर हमें उसी क्वेश्चन के उसी पैटर्न पे लगता है कि ये चीज़ तो हमें नहीं आती, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डाइवर्टेड चीज़ है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन? ये इसीलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, है ना, क्योंकि देख ऐसा तो नहीं, देख क्लास में, अच्छा मार्केट में कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन है ना, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन है। आप ये बात जानते हो कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, कॉलेज में जाके उसके डिटेल में आप उसको 6-6 महीने तक पढ़ोगे। क्या आपको ये बात पता है क्या? मैं आपको बता दूं, जैसे अभी अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप में से जिन बच्चों की सिविल ब्रांच होगी या मैकेनिकल ब्रांच होगी, ठीक है, प्रोडक्शन ब्रांच जो लोग रहेंगे वो लोग सिविल को 6 महीने तक पढ़ेंगे भाई साहब, उसको फ्लूइड मैकेनिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ेंगे। रोटेशन वाला चैप्टर है, हमने तो भैया 1 महीने में खत्म किया है, लेकिन आप जैसे ही जाओगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला सेमेस्टर, पहले दूसरे सेमेस्टर में आपका आएगा, वो भी आप 6 महीने तक पढ़ोगे। तो इसका मतलब कितने सारे सवाल तुझे वहां पर और करने, मैं वहां का कोई भी क्वेश्चन तुझे यहाँ लाके दे दूं तो जाहिर सी बात हुई, दिक्कत तो आएगी ना, ऑब्वियसली आ रहेगी यार, है ना। तो क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा है, हर चैप्टर के अंदर पूरा एक सेमेस्टर छुपा हुआ है। हरी बात समझ में, एक चैप्टर उठा ले तो उसके अंदर पूरा एक सेमेस्टर मिल जाएगा तेरे को कॉलेज में जाने के बाद। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्लास में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 20,000, 40,000, 50,000 सवाल मैं तुझे करवा दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कोई 1,000 सवाल, 2,000 सवाल तेरे क्लास नोट में ऐसे करवा दे रहा हूं कि उतना तूने कर लिया, तो वो सारे 10, 15, 20,000 सवाल करने के लायक तू बन जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब सबसे पहले तो वो तेरे को वो सवाल जो क्लास में कराए वो करने ही करने। उसके बाद फिर जब आप घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो और बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको सिखा के जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसको एज ए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना है कि यार ये चीज हमने इस सवाल में नहीं सीखी। तुमने नहीं देखा जैसे कल ही मैंने वो सवाल कराया था, वो आदमी दौड़ रहा था पिंजड़े वाला, यस सर। तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा यार ये क्या था, है ना। जब पहला सवाल दिया तो तुमने सोच रहे सर इसे डाटा इनसफिशिएंट है, और जबकि जब सॉल्व किया तो 2 लाइन का आंसर है और भाई साहब पता चले तो कुछ और आ गया, है या ना? ठीक। तो ऐसे तो हर सवाल कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो भूख आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ चलो इस सवाल से क्या नया सीखा। लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो सफिशिएंट जो कंटेंट है, जरूरत से ज्यादा वो ऑलरेडी तुम्हारे पास जा रहा है। इसके बाद स्काई इज द लिमिट। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि अभी चैप्टर चल रहा होता है तो हमारे ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, हैवी क्वेश्चन आता है, देख रहे अच्छा लगता है कि बन जाएगा, लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाता है तब वो वाले क्वेश्चन नहीं बन पाते जो हम पहले भी कर चुके होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनते। इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। सुबह से आते हैं सर, स्कूल होता है 2:30 बजे तक, 8 से 2:30 बजे तक सर, फिर 3 बजे के आसपास घर पर आता हूँ सर, 4 बजे क्लास चालू हो जाती है, 4 से 8, फिर जो हमारे क्लास का होमवर्क होता है वो कर लेता हूँ, फिर थोड़ा बहुत अगर स्कूल से थोड़ा बहुत लोड होता है तो वो काम करके खत्म हो जाता है। संडे को भी होमवर्क रहता ही रहता है सर, वो रिवीजन। तेरे डाउट बिल्कुल जेन्युइन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो तेरा फरवरी मार्च है, यस सर। ठीक है, प्रॉमिस कर पूरे फरवरी मार्च में सारे क्वेश्चन फिर से लगाएगा सर 100% प्रॉमिस सर। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ऑब्वियसली यार, है ना। नेक्स्ट, अब ये प्रॉब्लम आगे ना हो उसके लिए जैसे मैंने अभी इनसे बोला कि आपको ना थोड़ा क्लास में मतलब स्कूल में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। स्कूल में मतलब आपको मिल रहा है ना 20 मिनट, तो 20 मिनट में आप देख ले क्वेश्चन, ठीक है, पन्ने पलटते रहो। और इसके लिए आपके क्लास नोट्स बने होना बहुत जरूरी है। अरे बस हम इसके लिए आपको क्लास नोट बने होना बहुत जरूरी है, ताकि तू देख स्कूल में मोबाइल तो अलाउ होता नहीं होगा जहां तक मेरे को याद है ना। तो तू ऐसा तो नहीं कर सकता मोबाइल ले जा रहा पीपीटी स्क्रॉल कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो तुम नोट्स लेके चल, नोट्स पन्ने पलट लो, अच्छा ये कराया था, ये कराया था, ये कराया। जितनी बार नोट्स तेरी निगाहों के सामने से होके गुजरते रहेंगे उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक तेरे को याद रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत तो देख बेटा मैं भी मानता हूं आएगी, स्कूल गोइंग बच्चों में रहती है, ठीक है। क्योंकि मैं जब कोटा में था तो वहाँ सारे बच्चे वहाँ पर जो होते बिना स्कूल वाले बच्चे होते थे, तो उनके साथ ही प्रॉब्लम होती नहीं थी, उनके पास पूरा का पूरा समय होता था। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा आप लोगों से कि स्कूल मत जाओ, ठीक है, लेकिन हाँ कोशिश करो स्कूल कम से कम जाओ, उतनी जाओ जितने से आपका काम चल जाए। सर मेरा नाम शिवम है। हाँ, तो पहले सर- बैच के बारे में बताओ पहले। बैच में सर पढ़ाते बहुत अच्छा हो। अच्छा ये सर मतलब मेंस वगैरह के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्लास में टीचर से डाउट पूछते हैं तो वो कहते हैं इतने अच्छे क्वेश्चन कहाँ से लाता है पता नहीं। सर वो आपने केस वाला क्वेश्चन दिया था ना परसों, वो मैं सर के पास ले गया, उन पे हुआ ही नहीं, कह रहे कहाँ से क्वेश्चन ले आया तू ये। फिर मैंने बताया कि सलीम सर है वो कराते हैं क्वेश्चन। तो फिर मैं अभी ऐसे ऐसे सवाल और बहुत सारे लेके आऊंगा फिर तो, है ना। Yes, sir. रोजाना 1-1, 2-2 कराया करूंगा तुमको ऐसे। बहुत बढ़िया बेटा, तो सर मैं कह रहा था कि अक्टूबर तक तो बहुत अच्छी जर्नी रही थी मेरी, तो उसके बाद से सर अक्टूबर में मेरे स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए। हाँ। उसके बाद सर नवंबर दिसंबर ना
मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, फिर AITS वगैरह में मार्क्स बहुत कम आए, रैंक कम आती रही। तो सर ऐसा था कि टेस्ट देने का बिल्कुल मन नहीं करता था अगला भी, तो पढ़ाई बहुत डाउन हुई थी सर उस टाइम। फिर सर अब थोड़ा जाके सही हुआ है पढ़ाई जनवरी से, और इस बार टेस्ट हुए थे वो रेगुलर हो रहे हैं। तो सर ये बैकलॉग हो गया, उसका पूछना था बैकलॉग वगैरह। तेरे हाँ, बन गया। बैकलॉग फिजिक्स के तो कुछ खास नहीं है। सर फिजिक्स में है ही नहीं बैकलॉग, हाँ, मैथ्स है ना? में है बस। क्योंकि दिवाली के बाद जितने भी चैप्टर हुए ना वो हमारे रोटेशन को छोड़कर इंडिपेंडेंट चैप्टर है। वो इंडिपेंडेंट चैप्टर तो कभी भी पढ़ सकता है, जैसे KTG थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, तो जिस दिन चाहे उस दिन पढ़ ले उसको। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता ना कि तेरे को पुराना आता है नहीं आता है। उसी प्रकार से हीट वाला पोर्शन है, वो भी तेरा अलग दुनिया है। हमारा वेब चल रहा है, वो थोड़ा सा SHM पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट तो फिजिक्स में तेरे बैकलॉग हैं। अच्छा, केमिस्ट्री और मैथ में है? सर केमिस्ट्री में भी नहीं, सिर्फ मैथ में है। तो मैथ में किस तरह का बैकलॉग है तेरा? सर मतलब एक चैप्टर नहीं हुआ है, सर्कल, वो मैं सर्कल पीछे नहीं थोड़ा- हुआ है? हाँ सर। ठीक है, देख वैसे मैथ्स का बैकलॉग कवर करने का बढ़िया सजेशन तो भैया हमारे सचिन सर ही दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई एक पर्टिकुलर 1-2 चैप्टर आपका नहीं हुआ है ना, तो उसको मंजिल सीरीज से कवर कर लेना आप, ठीक है। मंजिल सीरीज से कवर कर लेना। एक दिन 2-2 घंटे का स्लॉट निकालना कि भाई आज मेरे को बस 2 घंटे का लेक्चर देखना है, 1.5 घंटे के अंदर 1.5x जैसे मन करे वहां से आप उसके एटलीस्ट थ्योरी वाला पार्ट जरूर कवर कर लेना कि ये इसकी काम की थ्योरी है, इस प्रकार से सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं, इस प्रकार से इस सर्किल पे टेंजेंट खींचते हैं, इस प्रकार से पेयर ऑफ टेंजेंट खींचते हैं, इस प्रकार से इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल है भैया। O1 O2 की वैल्यू अगर R1 + R2 से ज़्यादा आएगी इसका मतलब सर्किल दूर दूर होंगे, बराबर आएगी छुआई हो रही होगी, ठीक है, कम आएगी तो भाई साहब काटाकाटी हो रही होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को डेटा के साथ 1-1 2-2 3-3 सवाल कर लो, और जितना जैसे जैसे आप पूछते हो, ये तो मैं बस ऊपर की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना, एक बार वन शॉट जाके थोड़ा सा उसकी फायदा ले लेना, और अगर रिस्टार्ट बैच में जा रहे हो तो भैया रिस्टार्ट बैच का फायदा उठा लेना। और सर जैसे मेरा क्वेश्चन था कि अभी हमारा 2 महीने का गैप रहेगा 11-12 के बीच में, हाँ। तो उसमें सर हम क्या क्या करें कि हमारी 11 सीधे बेस्ट हो जाए? मेरी 11 सेव्ड भी है, बस सेव्ड, revision 11 करना सेव्ड, है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सारे क्लास नोट्स बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से उनका रिवाइज कर लेना Yes, रफ sir. कॉपी में, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं वो सबसे पहले, ठीक है, पहला। उसके बाद अगर समय बचे तो जे एडवांस के ऑलमोस्ट PYQ, ठीक है। Okay, sir. उसके बाद भी अगर समय बचे तो JEE मेंस के सेलेक्टेड PYQ उठा लेना, सेलेक्टेड PYQ, ठीक है। और उसके बाद भी अगर समय मिले तो थोड़ी सी HCB लगा लेना, Yes, sir. बस इतना ही काफी है, ये बहुत है यार, इतना ही बहुत है, ठीक है। चलो, और क्या पूछा दोस्तों ने? बस ये पूछा था। और सर वो पूछ रहे थे कि ये पूछ लेना कि 12th में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये सवाल पूछा ना तूने, बहुत बढ़िया। 12th में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्टार्टिंग चैप्टर के शुरू 2-3 लेक्चर के अंदर ही हम आ जाएंगे, पहले लेक्चर में ही हम आ जाएंगे कि एक फोर्स लगता है, एक चार्ज Q1 दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहां फोर्स के बारे में बात करी तो क्या तू इस बात को मानता है कि वहीं तेरी पूरी मैकेनिक्स स्टार्ट हो गई? सोच का जवाब दे, हाँ या ना। यस सर। जहां फोर्स के बारे में बात कर ली भाई, नॉर्मल mg, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब हमने, स्प्रिंग फोर्स ये तो हमने पढ़ा ही था ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो वैसे ही एक फोर्स और आ गया, इसका मतलब फिर तेरे सवाल फिर से फ्रिक्शन के भी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तेरे सर्कुलर मोशन के भी स्टार्ट हो जाएंगे। अरे बात समझ में? फिर तेरे वर्क पावर एनर्जी के भी इस्तेमाल, वो वर्क पावर एनर्जी पढ़ते ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे बात समझ में? फिर तेरे सेंटोमास के भी सवाल आ जाएंगे, और फिर तेरे रोटेशन के भी सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे। और फिर तो भाई साहब इलास्टिसिटी, तो भाई साहब वो तो इसी फिराक में रहता है, भाई मेरा भी एक सवाल पूछ लो यार। फिर इलास्टिसिटी भी आ जाए, भाई मेरा भी एक सवाल पूछ लो यार। अरे बात समझ में? फिर फ्लूइड भी कहेगा, भाई मेरा भी पूछ लो यार। बोले तुम्हें कैसे पूछे? यार पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दो, बस मैं ही पूछ लूंगा अपना एक सवाल। तो इसका मतलब ये बात समझ जाना कि 12th क्लास में जब आप जा रहे हो तो ये सारी चीजें प्लीज एक बार अच्छे से जरूर करके जाना, ताकि आप मजा ले पाओ 12th क्लास में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना 11, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी 11th क्लास का यूज होगा 12th क्लास में, लेकिन अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको पढ़ने में मजा भी तो आना चाहिए ना, कि आप सवालों के साथ खेल पाओ। वो सवालों के साथ आप तभी खेल पाओगे जब ये बेसिक फंडामेंटल आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। तो सबसे पहला काम तो ये जरूर करना कि जितने बेसिक फंडामेंटल है वो तो जरूर करके जाना। हाँ भैया, बताओ। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम अब्दुल रहमान है सर, बिलीव नहीं हो रहा आपसे बात कर रहा हूँ। मैं AI नहीं हूँ, ठीक है। वो कहता है इसने इस बार AI है। मैं बैठा हूँ भाई, सच में मैं बैठा हूँ। थैंक यू बेटा। पहले एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फिजिक्स का अपना। सर मेरा फिजिक्स का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, अर्जुना 1.0 का। लाइक मेरे से मतलब इरोडोव वगैरह क्वेश्चन भी हो ही जाते हैं सॉल्व आराम से। तो मतलब अपने दोस्तों को बताता हूँ कि बिलीव नहीं करता ये चीज़ कि इरोडोव बहुत हार्ड बुक है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। बहुत बढ़िया। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बैक। नहीं, मेरे लिए भी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप एरोडोप लगा रहे हो और आप एरोडोप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सीरियसली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोटा में सारे बच्चे नहीं लगाते हैं। हाँ सर मेरा क्वेश्चन एक ये है ना, जैसे हमारे बैच में एडवांस मेंस दोनों के टेस्ट होते हैं, तो मेंस के जो टेस्ट होते हैं वो 3 घंटा दिया जाता है उसमें खाली,
और एडवांस में 6 घंटे होते हैं। मेरे क्वेश्चन पैटर्न अच्छी खासी है तो मैं एडवांस के क्वेश्चन आराम से कर लेता हूँ, टेस्ट में नंबर भी आ जाते हैं। पर मेंस के टेस्ट में सारे क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाते अटेम्प्ट में, हाँ छूट जाते हैं हमेशा। हाँ, क्योंकि आपकी थोड़ी स्पीड कम है ना। तो इस समस्या का अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो, इसका समाधान ये है बेटा कि मेंस के टेस्ट में अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, जो भी मैं होमवर्क आपको देता हूं उसको स्टॉप वॉच के साथ करना आप, ठीक है। मैंने सपोज 30 सवाल दे दिए, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लाई करना। 30 सवाल दे दिए, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 2.5 से मल्टीप्लाई करें 75 मिनट हो गया। स्टॉप वॉच ऑन करो 75 मिनट, और फिर आपको ऐसे सॉल्व करो जैसे कि आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हो। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना कि मैं पहला सवाल करूंगा, जब तक नहीं होगा तब तक मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो वो आपके अंदर वो एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं हो पाएगी आपके अंदर। एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करना है, ये चीज डेवलप करने के लिए आपको टेबल चेयर पर ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे आप एग्जामिनेशन में करते हो। एग्जामिनेशन में क्या करते हो, पहला सवाल नहीं होता तो दूसरे तीसरे पे जाते हो ना, चौथा नहीं होगा तो पांचवें छठे पे जंप कर जाओगे ना, किसको बाद में देखूंगा। वैसे ही यहां पर करो, आपको दिख रहा है ये सवाल टफ है, देखते अरे बाद में करूंगा, पहले से एक काम करता हूं, सर ने 30 सवाल दिए ना, पहले छोटे छोटे आसान आसान सवाल कर लेता हूं मैं, ठीक, पहले ये वाले सवाल कर लेता हूं, यार ये सवाल मुश्किल लग रहा है इसको बाद में करूंगा, यार ये बहुत कैलकुलेटिव है इसको बाद में करूंगा, इसी पैटर्न पर। और हाँ, अरे यार 45-75 मिनट में ना बस 15 मिनट रह गए यार, और मेरे 10 सवाल बाकी रह गए, तो एक काम करता हूं, पर इसमें से मैं पहले छोटे छोटे कर लेता हूं। ये चीज जब अपने अंदर हैबिट में लेके आ जाओगे ना, तो तेरे मार्क्स एग्जाम में भी उसी प्रकार से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मेरा नाम रज़ा हुसैन है। हाँ। मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो मुझे पहले उतना अच्छा फिज़िक्स लगता नहीं था, लेकिन जब आपकी वीडियो देखी थी और आपसे पढ़ा तो फिर अब अच्छा हो गया फिज़िक्स। मैं इवनिंग स्कूल, मेरे स्कूल का टाइम इवनिंग है, तो उसमें मैंने अपने दोस्तों से ही पूछा, उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 11th तो हमने निकाल ली, लेकिन 12th में फिर वो गलती ना हो, इसके लिए कुछ बता दो। तो स्कूल तेरा शाम को रहेगा? यस सर, शाम को ही है। फिर तो रिकॉर्डेड लेक्चर से काम चलाना पड़ेगा फिर, है ना, फिर तो रिकॉर्डेड ही दिखेगा तू। यस सर, यही कर सकता हूँ। हाँ, तो इसमें तेरा समय और बचेगा। जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आप थोड़ा सा बीच की चीज़ें स्किप कर सकते हो, जब सर आ रहे हैं, माइक सेट हो रहा है, ठीक है ना भैया। टाइम मैनेजमेंट का जैसे मैंने इनको बताया, आपको पूरा एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इतने से इतने टाइम में फ्री हूँ, इतने से इतने टाइम मेरे को स्कूल जाना है, इतने से इतने टाइम मेरे को ये करना है, ठीक है। जो मैंने बात बोली कि 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ो रात के, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप चाहो तो 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ लो। हरी बात समझ में, 10 बजे से 1 बजे तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सब लोग आमतौर पे, मुझे लगता है मोस्टली हम लोग रात को जागने वाले उल्लू हैं सारे लोग। क्या बात सच है क्या? कितने लोग रात में जागने वाले लोग हैं? मेजोरिटी, है ना। और वो समझदार लोग बहुत कम है जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। वैसे सुबह 4 बजे उठने वालों को मैं समझदार ही बोलूँगा, बेवकूफ़ तो हमें, क्योंकि ये बात तो भाई सच है कि जो सुबह जल्दी उठता है वो अच्छा कहलाता है, ठीक है। और ये बात सच भी है यार, ठीक है। अगर आप उठ पाओ तो जो मैंने बोला ना आपको, 3 घंटा तो आपको निकालना ही निकालना है, चाहे आप रात में निकालो चाहे आप सुबह को निकालो, ठीक है। थैंक यू सर। सर मेरा नाम राजा है, और मेरा सर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं जब आपका फर्स्ट डे था ना फिजिक्स की क्लास का, मैं तब से सारे लेक्चर लाइव देखता आया हूँ। बहुत बढ़िया। बस एक रोटेशन है जो मैंने रिकॉर्डेड देखा था, क्योंकि उस टाइम पे शादी में गया था। किसकी? बहन की थी। अच्छा, हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना मैथ के या फिजिक्स के, हाँ। मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, आंसर मैच हो गया, उसके बाद इंस्टा चलाने चला जाऊंगा, यूट्यूब चलाने चला जाऊंगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। सर वो कैसे अवॉइड करूं? नहीं तो बस यही है ना, टाइम बाउंडेशन के साथ पढ़ो आप, ठीक है। जैसे मैंने उनको बताया, उसको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मान ली 30 सवाल दिए, 75 मिनट तूने ले लिए, डिसाइड कर लिया, तो फिर 75 मिनट का टाइमर ऑन कर दे फिर उसके बाद तेरे को कोशिश करनी कि मुझे 30 के 30 सवाल इस मिनट के अंदर करने ही करने। जैसे एग्जामिनेशन में आप करते हो, ये थोड़ी ना एग्जाम में सवाल हो गया, रुक जाओ पहले रील देख लेता हूँ फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ऐसा तो नहीं करते हो ना। तो वही चीज आपको टेबल चेयर पे बनानी पड़ेगी। आज के बाद सारे बच्चे प्रॉमिस करके जाएं कि जब भी आप होमवर्क ट्राई करोगे घर पे जाके, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, बिल्कुल ऐसे ही होमवर्क ट्राई करना है आपको जैसे मेन एग्जामिनेशन आप देते हो, ठीक है भाई साहब? प्रॉमिस कर रहे हो? यस सर। बिलीव मी, अगर ये आप करोगे तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, और आपका जो है काफी समय तुम्हारा बच जाएगा इधर उधर वेस्ट होने से। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, स्कूल में आपके वजह से स्कूल में मतलब पहले नज़र भी नहीं मिला पाता था मतलब मैम से, अब नज़र मिला पा रहा हूँ आपकी वजह से। मतलब जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस पहले नहीं बनते थे, आप आ गए मतलब क्वेश्चंस बनने लग गए, तो मैम को भी अच्छा लगने लग गया, तो मैम भी कहने लग गई ये तो पढ़ने लग गया अब थोड़ा, है ना। तो सर मेरा डाउट ये है, तो नज़रें केवल मैम से ही मिलाता है तू? मतलब नहीं सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है तो सबसे मतलब ऐसे नज़र हो जाता है। मतलब हाँ वो तो हो गई, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बैच में जो बाकी लोग बच्चे होते हैं, मतलब आपके दोस्त होंगे, तो आपके दोस्त हैं वहाँ पर?
सर दोस्त तो अभी बन चुके हैं, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं, सर दोस्त नहीं बोलेंगे ना उनको, दोस्त बन चुके हैं, जब अर्जुन बन चुकी हैं, सर चुके हैं बन चुके हैं। Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो ओके, ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ बता। सर मेरा डाउट ये है, सो अगर ड्यूरिंग लेक्चर जो होता है उसके बीच में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है, मतलब कहीं और चले जाता है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग में गाना बजना नहीं शुरू सर, होता है। मतलब हम यहीं पे रहते हैं लेकिन कहीं और हम सोचने लग जाते हैं। हाँ यार, इसके कहीं और लिए का। ये होता है यार, कभी कभी मेरे साथ भी होता था कि भाई साहब मैं जो है मतलब कोई क्वेश्चन में देख रहा हूँ और दिमाग में गाना बज रहा है वही वाला, तू मेरी गर्लफ्रेंड में तेरा यार ये क्या हो रहा है, सवाल पढ़ो भाई, सवाल पढ़ो, अरे पापा साहब बर्बाद। ये आमतौर पे होता है बेटा। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, अगर हो सके तो योगा करो आप, है ना, मेडिटेशन करो। ये कहने में लोगों को लगता है कि अरे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन होता है, बहुत फायदा होता है ना। थोड़ा सा आधे घंटे का समय निकालो, अगर निकाल पाओ तो आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना समय निकाल पाओ, ठीक है। सुकून से आधा घंटा 1 घंटा खुद के साथ बिताओ, नो मोबाइल फ़ोन, नो किसी से बातचीत, बस एकांत में शांति से बैठ जाओ, खुद के साथ वक्त बिताओ और जो है योगा करो। उससे आपको देखना डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। 10-15 दिन में रिजल्ट की उम्मीद एकदम से मत करना। पता चला 2 दिन करा और फिर कह रहा भाई मज़ा आ गया, कंसंट्रेशन बढ़िया हो गया, नहीं, इसको आप लाइफ में लेके आ जाओ किसी प्रकार से। देखना लॉन्ग टर्म के लिए 1 महीना 2 महीने में इसका बहुत शानदार तेरे को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये काम तो कर सकता है ना। और ये सारा काम उन बच्चों के लिए जिनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है, जो एकदम इधर उधर वो जाते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप योगा करो, एक बार जरा ट्राई करके देखो आप इसको जरूर। सर एक छोटा सा डाउट था कि एक चैप्टर में हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए? सबसे पहले उतने जितने क्लास में कराए हैं, ठीक है, जितने क्लास में कराए वो तो करो ही करो, क्योंकि वो तो भाई जरूरी है, तभी तो मैंने कराए ना यार। वो मैंने क्या बोला, सवाल तो मार्केट में 50,000 हैं, 50,000 सवाल मैं नहीं करा सकता, ठीक है, लेकिन मान ले मैंने किसी चैप्टर के 200 सवाल करा दिए, कोई भी एक चैप्टर उठा ले, मार्केट में तुझे 5,000 सवाल मिल जाएंगे उस चैप्टर को लेके, मैं वो 5,000 नहीं करा सकता, लेकिन मैंने अगर तेरे को 250 सवाल करा दिए, ठीक है, इसका मतलब वो 250 सफिशिएंट है उन 500 को तोड़ने के लिए, तो वो 250 पकड़ के रखो अच्छे से। यस सर, ठीक थैंक है यू सर। सर मेरा नाम राज है और सर मैं आपसे सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसा अलग सर ने कहा था ना कि आप फिजिक्स में आगो, आप सच में आगो। थैंक यू बेटा। मेरा डाउट ये था कि जो आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन सीखा है वो क्या है, जो हमें भी सीखना चाहिए? मैंने 2 चीजें सीखी। सबसे पहले पेशेंस इज द सक्सेस ऑफ की। शुरू में बहुत बेसब्रा था मैं, बेसब्रा जानते हो ना, इम्पेशेंस, ठीक है, और लाइफ में मैं बहुत बेसब्रा रहा हूँ। जब मैं बेसब्रा रहा हूँ, इम्पेशेंस रहा हूँ, चीज़ें मैंने बहुत खोई हैं, पाई नहीं है, मैंने चीज़ें खोई हैं। थोड़ा सा वक्त लगा, चोटें खाई, समझ में आया, ठीक है, और ये चीज़ समझने के बाद अब मेरी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी चैलेंजिंग टास्क क्यों ना हो, मैं खुद से हमेशा ये बात बोलता हूँ, पेशेंस इज द सक्सेस ऑफ की। आपको पेशेंस, पहले मुझे लगता था बड़े बुजुर्ग इसको हिंदी में बोला करते थे कि हिंदी में क्या बोलते हैं पेशेंस को? धैर्य। जब बचपन में, जब हम तो गांव में रहते थे, तो बचपन में जब सारे हमारे दादा लोग, ठीक है, सब लोग बैठा करते थे एक जगह, तो सब बोला करते थे कि यार धैर्य रख बेटा, धीरज रख बेटा, धीरज रख, ठीक है, सबर कर बेटा, सबर कर, धीरज रख। मुझे लगता क्या है यार, ये क्या बोल रहे, तब समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब एट एक एज के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो लोग बिल्कुल सही कहते थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पेशेंस इज द सक्सेस ऑफ की। आप पेशेंस को रखिएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज एक बात याद रखना, हार्ड वर्किंग, ठीक है। सबसे पहली चीज पेशेंस, ठीक है, और दूसरी चीज हार्ड वर्किंग। आपका नसीब कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो, आपका लक कितना भी बेकार क्यों ना हो, ठीक है, हमेशा याद रखना कि भगवान जी कभी तेरी मेहनत तुझसे नहीं छीनेंगे, ठीक है। बस ये 2 बातें याद रखना, लाइफ में हमेशा आगे जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कार्तिक है और जब मैं पहले दिन अर्जुना जी में आया था तब मेरे को लगता था ये तो पेन तोड़ने वाले सर हैं, गुस्सा करेंगे बहुत, तब मैं डर के पढ़ता था। फिर उसके बाद मेरे मतलब पढ़ने की आदत लग गई और फिजिक्स भी बहुत सही लगती है मेरे को। तो सर वैसे कोई खास डाउट नहीं था, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी कि पेरेंट्स को कह दो कि देर रात तक पढ़ने की परमिशन दे दो। देख, अगर तुम मुझसे बोलेगा ना, पेरेंट्स से कह दो, ऐसे ही हुआ था, पता मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ था। ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था, बच्चा मेरे पास आया, बोले सर हाँ सब मम्मी साथ रहती हैं, तो मम्मी से आप समझा दो कि मुझे देर रात तक पढ़ने की परमिशन दे दे। मैंने कहा हाँ लेके आ मम्मी को। बिल्कुल, मम्मी आई, हाँ सर बोलो। तो मैंने बोला कि मैंने कहा आंटी जी इसको बोलो ये 7, 9:30, 10 बजे तक सो जाया करे, ठीक है, ये रात भर जागता रहता है, पता नहीं पढ़ता होगा नहीं करता होगा, पढ़ाई करता होगा नहीं करता होगा, पता नहीं फोन पे बातें करता होगा, 10 बजे सो जाएगा, लाइट ऑफ बंद कर दिया करो, डंडा लेके बैठा करो उसके बगल में, नहीं तो वो बेचारा मेरी तरफ देखे
सर ये तो धोखा कर दिया आपने मेरे साथ। तो बेटा मैं पेरेंट्स को बोल नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि जो है मैं बोल भी दूंगा ना तो वो बात 8-10 दिन तक ही रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी जो बात होगी मैं पेरेंट्स से तेरा मैसेज अपने वे में जरूर पहुंचा दूंगा कि हाँ पढ़ने का आपका स्केड्यूल आपके हिसाब से रहे, है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया ना कि देर रात तक अलाउ कर दो तो फिर हो सकता है कि जो बच्चे सुबह उठने वाले बच्चे हैं तो काफ़ी पेरेंट्स ये सोचें कि अरे इसका मतलब लेट नाइट पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा, मैं पेरेंट्स से अगर मेरी बात होगी तो मैं यही बोलूँ, और मैं बोलता भी हूँ ये चीज़ कि बच्चा जिस वर्किंग आवर में, जिस आवर में वो खुश है, जिस आवर में उसका बेस्ट एफिशिएंसी निकल के आ रहा है, ठीक है, जिस आवर में उसकी सबसे बढ़िया पढ़ाई हो रही है, उसमें उसको पढ़ने दो आप, ठीक है। उस पर अब जैसे मुझसे नहीं उठा जाता यार, मैं पिछले 12-15 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 12 साल हो गए मेरे को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह मैं 7 बजे उठूँ, मतलब 6 बजे उठ के पढ़ाई करूँ या 5 बजे उठ। पढ़ाई करने का मतलब पढ़ना तो मेरा होता ही नहीं है, बस ये देखना कि यार पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, मैं वो होता ही नहीं है यार, ठीक है। वो यकीन का बैच है, जिस टाइम पे क्लास आता है सुबह उससे 5-10 मिनट पहले मेरी आँख खुलती है, फिर मैं देखता हूँ अच्छा क्या क्या ये। तो मैं खुद अपने ऊपर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने खुद से रियलाइज़ किया कि जब जो मेरी एफिशिएंसी जिस टाइम पर है तो मैं उस टाइम पे काम करूँगा, है ना, ये चीज़ है। गुड इवनिंग सर। सर मैंने मिड टर्म तक अपना सिलेबस आपके साथ पूरा किया था फिजिक्स का। मिड टर्म के बाद क्या हुआ सर, वो फ्लो टूट गया मेरा दिवाली के बाद। हाँ मतलब वही हुआ, और एंड सेशन चल रहा है अभी 11th का। तो सर क्या करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे ये 2-3 महीने हम लोग पूरा यूटिलाइज करके, जिसकी भी 11th जैसे मेरी थोड़ी वेस्ट है, तो कैसे 11th को पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकें और 12th में रिग्रेट ना हो उस चीज़ का। हाँ बेटा बस यही बात है। देखो अब आपके स्कूल का प्रेशर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी हमारी क्लासेस जो लाइव चल रही है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी, ठीक है, जो लाइव क्लास चल रही है। तो उसके बाद 24 घंटे तेरे हैं, और अगर तेरे अंदर ये है कि मुझे करना है 2 महीने के अंदर पूरी 11th को रिवाइज करना है तो तू करके ले जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे ये बोलूँगा एक बार थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल देख लीजिएगा, ठीक है, किस हिसाब से आपकी थोड़ी बहुत स्कूल जाना है, अगर वो जाना है तो, ठीक है। उसके बाद अपना एक बार लिस्ट बनाइएगा कौन से टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं, कौन से टॉपिक आप बहुत खराब है, कौन से टॉपिक एवरेज खराब है, ठीक है। वो लिस्ट बना के फिर आपको अपना आप दिख जाएगा कि मुझे इस पर मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अगर वन शॉट से पढ़ सकते हो, जेई वाला चैनल पे सारे वन शॉट अवेलेबल है, तो वहां से कवर कर लो। ज़्यादा हाई फाई लेवल पे ना जाओ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेंस का कवर कर लो। अरे बात इतना तो कर लो कि मेंस के सवाल हो जाएं आपसे, ठीक है ना। और उसके बाद रीस्टार्ट की हेल्प ले सकते हो तो रीस्टार्ट की हेल्प लो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें आपको दिख जाए, जब एक बार तू कूदेगा ना इस चीज़ में तो रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अक्सर हम लोग क्या है ना, हम लोग स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। पहले मैं भी ऐसा करता, यस जब तक स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी ना तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। जब तक टाइम टेबल नहीं बनेगा ना, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे ब्रश करना है, कितने बजे मोबाइल देखना है, तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जबकि तू खुद रियलाइज करेगा कि एक कदम अगर तूने बढ़ा दिया तो आगे की चीजें अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाती है। अरे बस तू 2 दिन 3 दिन पढ़ के देख, तो 3 दिन पढ़ के देख, देखना चौथे दिन तेरे को मजा आने लगेगा पढ़ने में। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। मेरा नाम है सम्राट खत्री, एंड द थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट यू कि 10th तक जो मेरा भाई साहब ये देखो अंग्रेजी 10th तक जो मेरा फिजिक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि 3-4 डेफिनेशन सर बता देंगे, उनको याद करना है, उनको लिख देना है और मार्क्स आ जाएंगे, और मेरे मार्क्स आ भी गए थे। लेकिन जब मैं आपसे पढ़ा, माई होल वर्ल्ड अबाउट फिजिक्स चेंज। मेरे को नहीं पता था कि मैं हर चीज़ में इतना सोच सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होगी तो फिर मुझे ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होगी ऐसे करना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। यू आर द बेस्ट फिजिक्स टीचर आई हैव एवर स्टडीड फ्रॉम। थैंक यू सर। और सर मेरा जो डाउट है कि everyone talks about how much perseverance you need to avoid distractions and to stay consistent, but no one talks about the perspicacity that is required to analyze अच्छा लग रहा है, बोलता रहे कौन से स्कूल से हो आप? GD गोइंका है, GD गोइंका। ओके हाँ। To actually analyze our silly mistakes एंड आर टेस्ट, क्योंकि सर सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता, ये हार्ड रियलिटी मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया सर। क्योंकि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो इनडायरेक्टली यही है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहूँगा तो फिर उस फाइनल एग्जामिनेशन में भी नहीं आएंगे। और मेरी मेन प्रॉब्लम है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा, और दूसरा सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं 2-3 को कभी कभार 5 लिख देता हूँ और बाद में देखता हूँ कि ये क्या कर दिया, ये तो करना ही नहीं था। तो सर सिली मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस करें? ऐसे नहीं बोल व्हाट वी हैव डन, व्हाट आई हैव डन। हाँ हाँ, अ ट्रेजेडी। हाँ। So sir, what is the effective way to reduce our silly mistakes and to analyze our tests? ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसके लिए मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको जो मैं किया करता था, क्योंकि मेरी भी सिली मिस्टेक्स हुआ करती थी। जब भी मैं कोटा में पेपर देके आता था तो किसी भी पेपर के बाद मैं खुश नहीं हुआ। एक बार मेरी बहुत अच्छी रैंक भी आ गई, एक बार मैं टॉप भी मारा था, ठीक है। तो मुझे खुशी बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि अगर आप सपोज आपने 30 सवाल ट्राई करे, 30 में से आपने 25 कर लिए मान लो, ठीक है, 25 अटेम्प्ट करें, 25 में से आपके 20 सही हो गए, तो 20 सही होने का खुशी नहीं होता, तो 5 गलत होने का गम ज़्यादा होता था, ठीक है। तो मैंने एक काम किया था, मैंने एक डायरी बनाई थी, ठीक है, और उस डायरी में मैं क्या करता था, जो सवाल मुझसे गलत हुआ है उस सवाल को मैं देखता था, सॉल्व करता था, और मुझसे सवाल क्यों गलत हुआ है वो चीज़ मैं लिखता था। पहला पेपर हुआ, मुझे कम से कम 10 कमियां नजर आई। मैंने सवाल गलत पढ़ लिया, मैंने मीटर सेंटीमीटर पे ध्यान नहीं दिया, मुझसे पूछा कुछ और था, मैंने टिक कुछ और कर दिया, मैंने डेटा कुछ अलग निकाल लिया, मैं यहां पर यूनिट में मैंने गलती कर दी, मैंने सवाल को गलत समझ लिया, मैंने इसके डायग्राम को ठीक से नहीं समझा, चार्ज पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, लेकिन मैंने पॉजिटिव मान के सॉल्व कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ दे रखी है, मैंने अंदर की तरफ मान के सॉल्व कर ली, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैं इस चीज को भूल गया, इसने एक्सेलरेशन पूछ रखा है और एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, मैं इसका एक्सेलरेशन स्केलर मान के मैंने सॉल्व कर लिया। इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां आप हर टेस्ट में करते हो। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो वो एक बार लिख लो एक बार, क्योंकि एक बार लिख लोगे ना तो फिर जब दूसरी बार जब पेपर देने जाओगे तो फिर उस डायरी को पढ़ के जाओ। या पिछली बार ना मैंने प्लस माइनस की गलती करी थी, पिछली बार मैंने कैलकुलेशन की गलती करी थी, पिछली बार मैंने सवाल गलत पढ़ लिया था, पिछली बार डिस्टेंस पूछी थी AB और मैं निकाल के आ गया था BC, ठीक। तो अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि भाई साहब मुझसे पूछा गया, इसलिए मैं क्लास में आमतौर पर आपसे इस बात बोलता भी हूं, शायद मैंने आपकी क्लास में बोली भी हो, कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन टिक करो उसके आखिरी के 5 सेकंड इस बात के लिए निकालो कि जो पूछा है वही आपने टिक किया है या नहीं किया है। ये तो मैं बोलता भी हूँ क्लास में, हमेशा बोलता हूँ, आपको अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर है नहीं अभी टेस्ट का प्रेशर आपका अगले साल होगा, 12th में होगा, लेकिन अभी नहीं। तो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा देख 5 सेकंड सलीम भैया के नाम के, तेरा आंसर आ भी गया ना, भले कितनी जल्दी आए हो कितनी देर से आए हो, 5 सेकंड मेरे नाम के रहेंगे लास्ट के, उसमें बस तू ये वेरीफाई करेगा क्या तूने वही निकाला है या नहीं निकाला है जो आपसे पूछा गया है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? पहला। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो नहीं हुए वो भी देखो, जब तू सवाल देखेगा ना तो देखेगा तेरे को रियलाइज होगा यार ये सवाल तो मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि एंड टाइम पर ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, मैं फॉर्मूला भूल गया था। बिलीव मी, अगर किसी टेस्ट में तुम्हारे 3 सवालों की वजह ये निकल के आई कि मैं फॉर्मूला भूल गया, इसका मतलब अब तो तैयार हो गया इस चीज के लिए कि मेरे को सबसे पहले सारे फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं, सारे फॉर्मूले याद करके जाने हैं। तुम्हें अपनी कमी पता चलेगी तभी तो आप दूर करोगे ना। दिक्कत ये होती है कि हमको अपनी कमी पता नहीं होती है। आ रही बात समझ में? अब ये बोल देना कि भाई साहब मुझसे सेंटोमास के सवाल नहीं बने तो मेरा सेंटोमास बिके, तो गलत हो गया ना सेंटेंस। हो सकता है सेंटोमास तेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अब सपोज टेस्ट एनालिसिस तुम लोग करते हो, उसमें क्या दिखा रहता है कि सेंटोमास के 10 सवाल आए, 10 में से तूने 6 अटेम्प्ट करे, 4 गलत हो गए, 2 सही है। तो वो रिपोर्ट क्या बोलती है? वो रिपोर्ट बोलती है तेरा सेंटोमास खराब है, यही तो बोलती है ना। नहीं यार, ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम है भाई। तुझे तेरी कमियां तेरे को मालूम है, कंप्यूटर को नहीं मालूम है। इसके लिए थोड़ा सा पुराने मेथड की तरफ था। पुराना मेथड में जो हमारे पुराने चावल है, जो हमारा मेथड हुआ करता था पहले, बोले सवाल देख, पहले सवाल गलत क्यों हुआ है, फिर तू रियलाइज करेगा भाई सवाल तूने गलत पढ़ लिया था इसलिए गलत हुआ है। सवाल में तूने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी इसलिए गलत हुआ है। सवाल में तूने डेटा गलत पुट कर दिया था। सवाल तूने सही निकाला था लेकिन आखिरी में करेक्ट इनकरेक्ट में तूने गलती कर दी है, तेरी गलती है। तो ये गलतियां तूने सुधार ली। इसका मतलब ये थोड़ी ना तेरे को सेंटोमास आता नहीं, तेरे को आता है अच्छे तरीके से, मगर एग्जामिनेशन में तू ये गलतियां कर रहा है। तो इसका मतलब चैप्टर तेरा बढ़िया है, वेल सेटिस्फाइड है, इसलिए अपने आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इन गलतियों को आपको दूर करना है, और वो गलतियां दूर बेटा तभी होंगी जब तुम गलतियों को डायरी पे लिख लेगा। हर टेस्ट में नई गलतियां होंगी, याद रखना। बस इस बात की पूरी कोशिश करना कि जो गलती पहले हो चुकी है वो गलती दोबारा मिनिमम हो। दोबारा तो होगी, कुछ गलतियां तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार होती है, ठीक है ना, होती रहती है, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करो कि मिनिमम हो, ठीक है ना। ये चीज ऐसे ही आपको सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करनी है। तो सर एक बार क्या हुआ कि आपकी शायरी मम्मी ने सुन ली थी, तो कौन सी वाली? मास्टर है ये, क्या बोलते रहते हैं। कह रहा है कुछ नहीं, तू ईयरफोन लगा लिया करना भाई। सर उसके बाद से मैंने लगाना शुरू कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, सब लोग ईयरफोन लगा सुना करो, ठीक है। हाँ कभी कभी मम्मी सुन लेंगी, कभी कभी पापा बैठे होंगे बगल में, ठीक है। तो सर मेरा सवाल था कि सर रिवीजन कैसे करें। सर रिवीजन करता हूँ तो सर उसी में टाइम लग जाता है सर। क्लास नोट्स और रफ कॉपी पे प्रैक्टिस। एक तरह के सवाल अगर मैंने 10 करा रखे हैं तो आप 3 सवाल कर लो, ठीक है। SKC लेके मैं स्कूल में गया एक बार, हाँ, तो सर वो मैम कह रही है कि इसमें कैसे कार्टून बने हुए यार ये तो हद है यार। तू कह देना वो कोई बात नहीं, तू कह देना भाई कोई बात नहीं, वो हमारे भैया हैं जैसे भी अच्छे हैं।
सर मतलब रिवीजन से नोट्स रिवाइज करता हूँ तो सर उसमें टाइम लग जाता है सर बहुत। टाइम लगेगा, अगर आप उसको नहीं लॉन्ग टर्म तक रिवाइज नहीं करोगे तो समय लगेगा, ठीक है। अगर आप उसको रिपीटेडली बार बार रिवाइज करो तो समय नहीं लगेगा। शुरू में पहले, अब तू यार एक चैप्टर लेके बैठ जा कि मेरे को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो ना आप लोग? यस सर। तो देख लें तेरे को अपना 4 घंटा लगेगा, हाँ या ना? 20 लेक्चर तक पढ़ते हो ना वो आप, ठीक, 25 लेक्चर तक पढ़ते हो ना, तो समय लगेगा उसको। लेकिन जो बच्चा रोजाना पढ़ता रहता है उसको आधा घंटा लगेगा। उसको पन्ने तो याद, पहला पन्ना तो हमेशा सबको याद होता है ना कि चैप्टर के पहले पन्ने पे क्या लिखा होता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बार पढ़ चुके हो ना, इसलिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, जो ही मैंने बोला, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले, डिनर के बाद। सर मेरा नाम रौनक है। मैं पहले अपना बैच एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सर जैसे सब ये पूरी दुनिया में सब यही कहते हैं कि रोटेशन मोशन बहुत टफ़ है, और जैसे मेरे स्कूल में भी बाकी जो दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई रोटेशन मोशन तो पूरा गया, उड़ चुका है, अब नहीं आता बिल्कुल। तो मैं आपके लिए इसको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कि वो सबसे आसान चैप्टर लगता है मेरे को। थैंक यू सो मच बेटा। क्या सबको ऐसी लगता है क्या? यस सर। मजेदार है रोटेशन? कितने परसेंट PYQ जे एडवांस के बना लिया ऑलमोस्ट आप लोगों ने? 85 है ना। उसको 95 करेंगे अभी तो बाकी है, अभी तो 10% अभी और बाकी है ना। उसको 90 से ऊपर लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। और सर मेरा ये पूछना चाहूँगा कि सर जैसे आप KPP देते हो, हाँ, उसमें आप टाइम लिमिट डालते हो कि जैसे 1 घंटा या फिर आधा घंटा, तो सर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इनफैक्ट बहुत सारे दिन भी लग जाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई वाला है, लेकिन मैं ना आखिरी में उसको कम करवा देता हूँ। सर मतलब जैसे मैं कोई क्वेश्चन करने बैठता हूँ ना, तो जैसे मैं किसी क्वेश्चन में अटक गया तो मेरे को 1 घंटा भी चला जाता है उस क्वेश्चन में। यही नहीं करना है ना। वो मैं टाइम लिमिट इसलिए लिखता हूँ, सबसे पहले तो इसलिए लिखता हूँ ताकि आप 1 मिनट की कदर समझो, ठीक है। अगर मैंने वो 2 घंटा लिख दिया ना, 2 घंटा, तो तू ना बहुत रिलैक्स मोड में सॉल्व करेगा, आराम से सॉल्व करेगा तू। ये मैं चाहता नहीं, क्योंकि अगर ऐसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। एग्जाम में तो अग्रेसिवली अटैक करना पड़ता है ना सवाल के ऊपर। तो मैं इसलिए वो जानबूझ के, अगर 2 घंटे की KPP है तो मैं उसको 1 घंटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फिर भी करना 1 ही घंटे में, ठीक है। और इसमें इस बात का ध्यान रखना, जो सवाल नहीं हो रहा है उसको तुरंत छोड़कर निकल जाओ। क्योंकि एग्जाम में भी हमको यही बात मैं उस बच्चे से कहना चाह रहा था जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, कि जो कह रहा था कि सर एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं या घर पे आके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने कहा वो प्रेशर ना रूम पे जाके फील करो। आप जो KPP दे रहा हूँ ऐसे समझ, ये KPP नहीं दी सर ने, ये हमारा पेपर है एडवांस का, और एडवांस का पेपर है, मेरे पास 1 घंटा है, और 1 घंटे में मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सही करने हैं। इस हिसाब से आप उसको सॉल्व करो। हेलो सर। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे मतलब मैं रिवीजन वगैरह भी करता हूँ, लेकिन मैं जब बाद में एक चैप्टर को देखता हूँ, मैं उसको रिवाइज करता हूँ, तो मेरे को जैसे मैं उसके क्वेश्चन लगा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, 1-1.5 महीने के बाद, तो मुझे मेरे उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब बनते नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उसका सोल्यूशन देखूंगा, बस 1 लाइन पढ़ूंगा और एकदम से क्लिक कर जाएगा, यार इसमें तो ये था। पहली बार दिक्कत आएगी, इसलिए इसको लेके पैनिक नहीं होना है। अगर कोई भी चीज़ आप बहुत टाइम के बाद पढ़ोगे ना, जैसे तू कोई भी सवाल उठा ले, तू हीट का क्वेश्चन उठा ले, तो शुरू में दिक्कत आएगी, ठीक है। वो शुरू में दिक्कत आएगी, उसकी टेंशन मत ले, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में तेरे है। इसलिए इसी को तो रिवीजन बोलते हैं ना, कि रिवीजन करना पड़ रहा है हमको, रिवीजन में भी एफर्ट मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहली बात, इसको लेकर टेंशन मत लेना, ये सबके साथ होता है। लेकिन एक बार जब तू वो सारे क्वेश्चन फिर से लगा लेगा, फिर तू वापस उसी बैक ऑफ द माइंड में आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे सबसे कह रहा हूं कि फरवरी मार्च में पूरी 11th क्लास को अच्छे तरीके से लगा देनी है। और सर मेरे को ये भी आपके बारे में बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम ना कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, कि आप पहले सिखा रहे हो कि फॉर्मूला कैसे पुट करना है, और फिर हम बिल्कुल एडवांस तक जाते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो वो भी कहते हैं कि ये क्या कर रखा है ये बच्चों वाली, लेकिन मेरे को बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है कि हम पूरा टाइम लेके हर एक चीज़ कवर कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, मेरी भी यही कोशिश होती है। देख, हर बच्चा हर जैसा नहीं होता है क्लास में ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक समझाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली मेरी लाइफ में ना, जब मैं ऑफलाइन क्लास में था, ये नोट्स मैंने ऐसे नहीं कि कुछ भी बना देता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में जब मैं आया था, टीचिंग करियर में जब आया था, तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले मेरे पहले साल में ही, जिन बच्चों को, जो बच्चे थे तो अच्छे, लेकिन वो बहुत अच्छे बैच में पढ़ते थे, टॉप बैच में पढ़ा करते थे, और वहाँ पढ़ा करते थे, तो वहाँ उनकी शिकायतें थी कि सब बैच भले ही अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आता, सवाल नहीं बनते। क्लास में तो सर मज़ा आ जाता है लेकिन सवाल नहीं बनते हमसे बिल्कुल भी, ठीक है। और हमसे जो है एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। भैया बच्चा अच्छा है लेकिन मार्क्स लेके आ रहा है नेगेटिव में, 2 सवाल भी ठीक नहीं कर पा रहा है। फिर कल्चर वहाँ ऐसा था कि फिर बच्चा सुनता था कौन से सर अच्छे हैं, फिर उनकी क्लास में जाके क्लास अटेंड किया करता था, ठीक। तो इस प्रकार का कल्चर था कोटा में। तो वहाँ से उन बच्चों को से साथ मेरे को सीखने के लिए, जो पहले शुरू में ये चीज़ मेरी समझ में आ गई थी कि इन बच्चों को अगर आप पढ़ाओगे, एक बार बता तो दो ना टेंशन फोर्स लगता कैसे, एक बार बताओ तो सही कि टॉक लिखते कैसे हैं, एक बार अच्छे तरीके से सिखा दो ना, चाहे डिस्को या रॉड हो या कुछ भी हो, ठीक। एक बार उनको बेसिक क्लियर कर दो तो फिर ये बच्चे फिर स्पीड के साथ निकलते हैं। तो इसलिए मैं बेसिक पे ध्यान देता हूँ।
बेसिक पे भी उतना ही ध्यान देता हूँ जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए, ठीक है, जो लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं था, और जैसे ही उनका बेसिक क्लियर हो गया बढ़िया से सारे के सारे सेलेक्ट होके फिर आईटी में पहुंचे। बहुत सारे बच्चे थे ऐसे, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। सर मेरा नाम आशीष है। सर हमारे स्कूल में एग्जाम्स के बाद पीटीएम होती है। हाँ। और पीटीएम में पेरेंट्स भी आते हैं। हाँ। तो पेरेंट्स को स्कूल के टीचर मिसगाइड करते हैं कि ऑनलाइन से नहीं होगा इसका। ये पहले ही बहुत अच्छा था, ऑफलाइन में जब मैं जाता तो। हाँ। अब पेरेंट्स को 12th के लिए कैसे कन्विंस करूँ कि ऑनलाइन। भाई मुझे भी यही बोलते थे यार, मेरे साथ भी ये था स्कूल में जो थे ना, मुझे भी यही बोलते थे। मेरे अंकल जाते थे तो अंकल को ये बोलते थे कि जो है ये कुछ नहीं हो पाएगा, पास भी नहीं हो पाएगा, वी विल नॉट प्रमोट हिम इन द 12th क्लास, ऐसे बोला करते थे। ये 11th में तो है, हम इसको 12th में प्रमोट नहीं करेंगे। जब 11th क्लास में था, भाई ये तो है तो थोड़ा सा बेशरम बन जाना, पापा को पहले ही बोल देना, पापा तैयार हो जाओ आज तो आप, ठीक है ना। ये होता है यार, एक्चुअली स्कूल वालों की सोच ये होती है कि ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सके, ठीक है ना, आपके अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सके। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताऊं अगर अप्लाई कर सके तो, कुछ मत बोलना, नो बहसबाजी, जैसा बोले वैसे ही चलते रहने देना। थोड़ा वक्त चेंज होता है और जब वक्त थोड़ा सा चेंज होगा फटाक से ऑनलाइन में वापस आ जाना। थैंक यू सर। अभी समझाने में कोशिश करेगा, मतलब उस दिन मत करना समझाने की कोशिश जब पीटीएम जा रहे हो, ठीक है। पीटीएम में जो वो कह रहे हैं कहने दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के बाद क्या होगा, मम्मी पापा का जो है उनको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, वो भूल जाएंगे चैप्टर को, क्या बोला था मास्टर जी ने स्कूल में। जब वो भूल जाएंगे तब अपना हथियार बढ़िया तरीके से निकालना और बोलना, पापा मेरे को ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करनी है, ठीक है, या मम्मी मेरे को लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे को रिवाइज करनी है। वहाँ से उनको उस तरीके से उनको तैयार करना है। इसको कट कर देना भाई, मतलब बोलेंगे देखो ये मास्टर क्या कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ चलो भैया शुरू करें, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं। कद्दू गैंग मेहनत करोगे? सारी क्लास अटेंड करोगे? होमवर्क करने की पूरी कोशिश करोगे? बहुत बढ़िया, अपनी तरफ से बेस्ट करोगे? यही चाहिए, ये बच्चे अर्जुना में हैं और लक्ष्य में जाने वाले हैं। चलो बेटा, ये मेरी मेमोरीज के लिए है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। मेरी दिली तमन्ना थी आप लोगों से मिलने की, आप यहाँ पे मुलाकात हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली आप लोगों से कि ये चीज़ें आप फेस करते हो, यही परेशानी आप फेस करते हो, ठीक है। तो मैं आगे भी इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि आपको मैं गाइड करता रहूँ, क्लास में गाइड करता रहूँ इन चीज़ों को लेके, ठीक है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग ये है कि कितने बच्चे यहाँ पर 11 सेव्ड हैं, ऑलमोस्ट नोट कर लेना, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 11 सेव्ड हैं, ठीक है। क्या आपसे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बन रहे हैं? कितने % बन रहे हैं? ऑलमोस्ट। फिजिक्स में कितने? 70 to 80% क्वेश्चन जेईई एडवांस के पीवाईक्यू आप लोग बना ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, यही आगे भी आपको मेंटेन करके चलना है। एचसीबी के क्वेश्चन लगा रहे हो तो बन रहे हैं, मेंस के बन रहे हैं, बन रहे हैं। जो बच्चे एरोडोप के क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या एरोडोप के क्वेश्चन लग रहे हैं? बस बेटा ऐसे ही पढ़ते रहना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इस कंटेंट पर, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको गाइड करते जाऊं बेटा, वैसे वैसे आप इसको फॉलो करते चले आना। तो देखना जेईई एडवांस के पेपर में भी, जैसे आप लोगों ने बोला रियल टेस्ट सीरीज में या AITS में क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, तो देखना सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। तो जेईई एडवांस के पेपर में भी आपको क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? जितने मिलेंगे तूने उसका 80 तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, 60% भी तूने कर लिया ना, जितने मिलेंगे उसमें भी तेरा सिलेक्शन IIT में डेफिनेटली अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, खूब मेहनत करना। देखो प्रॉमिस किया आप लोगों ने,